कंपैरिजन कहीं ना कहीं इंसान का जो वजूद है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि हर इंसान की, हर बच्चे की अपनी अपनी सलाहियत है और उस सलाहियत के हिसाब से ही वो कर पाएगा। किसी की चीजें देखकर हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं थोप सकते। अगर आपको कंपेयर करना है तो करिए, लेकिन आप ट्रामा सेंटर जाइए, ऑपरेशन थिएटर में जाइए, किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे आपको कैंसर के मरीज दिख रहे हैं, आप उनसे कंपेयर करिए, उसमें आपको ना शुक्रगुजारी निकलेगी। ये लड़कियां भी आती जाती है, स्कूल का टाइम होता है, ये देखते रहते हैं, लेकिन मान लीजिए उनके रिश्तेदार आ जा रहे हैं या घर के कोई आ जा रहा है तो वहाँ पे वो कॉमन सेंस इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी अजनबी के लिए नहीं हो रहा है। तो कॉमन सेंस तो सबके अंदर मौजूद है, इस्तेमाल इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहा है। कॉमन सेंस का मतलब हर काम समझदारी से। रास्ते में खड़े हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि बच्चियाँ भी जा रहे हैं, थोड़े से प्रॉब्लम होगी, क्यों ना हम किनारे। कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरे बुलावे को आया नहीं, क्या उसने मेरे साथ गलत कर दिया, धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इंसान दूसरों में ज्यादा खोया रहता है, वो ये नहीं देखता कि खुद क्या कर रहे हैं। अगर भाई भाई से अलग हो रहा है ना, बहन भाई से अलग हो रही है, उसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो है नजर। क्योंकि इधर से कुछ हुआ, इधर से कुछ हुआ, किसी ने किसी को किसी के द्वारा कहलवाया, बात कुछ और थी, पहुंची कुछ और, हो गया कुछ और। दूसरों को हंसाने की कोशिश करेंगे तो हम ऑटोमेटिक खुश होंगे। जो 12 साल से कम के बच्चे हैं वो भी देखते हैं, छोटे बच्चे अभी मोबाइल से थोड़ा सा बड़े हैं, मोबाइल थोड़ा सा उनसे छोटा है, वो भी देखते हैं। अगर इंसान जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करता है तो वहीं से तुरंत नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, वहां से पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। कि एजुकेशन में, एजुकेशन से रिलेटेड जब भी प्रोग्राम होते हैं मऊ में, ठीक है, हमारा एक नजरिया बना हुआ है कि जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इवेंट होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, हमें वही 4 चेहरों को बुलाने हैं। हर जगह एजुकेशन के प्रोग्राम में वही 4 चेहरे नजर आते हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आप सब जानते होंगे 2-4 चेहरे हैं, 4.5 वही दिखते रहते हैं हर प्रोग्राम में। और मेरा सवाल आज सिर्फ ये है, और मैं आप लोगों से भी है, बाकी जो लोग देख रहे हैं उन सब से, मुझे आज भी याद है 2016-17 में पहली बार मऊ में एक प्रोग्राम हुआ जिसका नाम था एक शाम तालीम के नाम, ठीक है, वो शाम भी अच्छी थी। उस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आए, पॉलिटिशियंस आए, और उसमें जो जिसको सबसे ज्यादा होना चाहिए था वो सबसे कम दिख रहा था, एक टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल्स, वो नहीं दिख रहे थे, बाकी सब थे वहां पे। तो उस प्रोग्राम में ये बात कही गई थी, आज भी कही जा रही है कि मऊ शहर में एक यूनिवर्सिटी ओपन होगी। बात एजुकेशन से चली है तब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ओपन होगी, मऊ के सारे बच्चे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर रह के पढ़ाई करेंगे। उस प्रोग्राम में हुआ एक लाइब्रेरी बनेगी, एक कोचिंग बनेगी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आने लगा, कहीं हम 2025 आते आते खुद को ये ना फील करने लगे कि हम नॉर्वे में रह रहे हैं। मुझे अच्छा लगा उस टाइम, मैं कहा यार कितने अच्छे लोग हैं। अभी सवाल पे आएंगे, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद कोई मऊ से IAS निकालता है, डॉक्टर जो MBBS क्वालिफाई करता है, वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करता है, तब भी एक प्रोग्राम होता है एक शाम तालीम के नाम, उसमें भी वही बात कही जाती है। आज 2025, अभी इसी वक्त आप प्रोग्राम करिए एक शाम तालीम के नाम, उसमें भी यही बातें की जाएंगी। मऊ में कोचिंग खुलेगी और बड़ी यूनिवर्सिटी खुलेगी। मेरा सवाल ये है और आप सबसे है, ये जो यूनिवर्सिटी खुली है कहाँ खुली है? इसी जमीन पे खुली है, चंद्रमा पे खुली है, या फिर जापान या किसी और कंट्री में खुली है? या अगर खुली है तो वो कौन सा चश्मा है जो हम लगा के देख सकते हैं? मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा है कि हम सिर्फ बोलते हैं या फिर कुछ करते भी हैं, या फिर क्या उन लोगों को एजुकेशन के प्रोग्राम में बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, या फिर किसे बुलाना चाहिए जिससे कि हमारी आवाम का फायदा? ये सवाल है मेरा। तो इल्म तो ऐसी चीज़ है कि इल्म के लिए तो बहरहाल सबको चांस देना चाहिए, और किसी एक की बगौती नहीं है, इसमें थोड़ा सा डांट लगेगा। तो कुछ लोगों को गिने चुने को आदमी ले आके बैठा देते हैं और झूठे वादे, कौलत ज़ूर कौलत ज़ूर कौलत ज़ूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये भी गुनाह कबीर है, ये भी गुनाह कबीर है। 3 बार सहाबा लोगों को गिरानी गुजरने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वादा आदमी करे, तो कुछ लोग वादा करते हैं कि हम जब
नेता लोग ऐसे करते हैं कि जब हम लोग जीतेंगे तो गरीबी हटा देंगे, तो गरीबी तो नहीं हटाते, गरीबों को जरूर हटाते, वो गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते अमीर हो जाते हैं। अमीर हो जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। एक आदमी इस तरीके से बुक बेच रहा था कि शादी नहीं करना चाहिए, तो कोई सवाल किया कि अरे भाई इतना पैसा इतना बिक रही है, आपको कितना क्या करेंगे इतना पैसा, करेंगे शादी करेंगे। तो कुछ लोग मतलब दूसरे के लिए नारा लगाते हैं, लेकिन सेल्फिश कुछ लोग होते हैं तो अपने लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबको चांस देना। जैसे स्कूल है, स्कूल में भी कुछ लोग गिने चुने बोलते हैं, तो अगर थोड़ा सा स्टेज पर लाया जाए तो उससे हेजिटेशन निकलेगा, कौन सा परफॉर्मेंस है, कैसा कौन कर देगा, ये तो वो अल्लाह ही जानता है। खुद की टैलेंट है। जब तक आदमी, शेख सादी ने कहा कि जब आदमी जबान खोलता है उसकी हकीकत खुलती है। तो कितने लोग रहते हैं सामने बीच में, चाहते हैं कि उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन उनको लाया नहीं जाता। तो जिससे थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है कि क्या उन्हीं को बुलाना चाहिए, तो नहीं, मौका सबको देना चाहिए, क्योंकि न जाने किससे कौन सा निखर किया जाए जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, अपने कौम के लिए, पूरे अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर साबित हो। तो ऐसे लोगों को ढूंढना है। कब ढूंढेंगे, कब परख होगी, जब हम सबको सामने लाएंगे। मतलब पुश नहीं करना है, प्यार से कहना है कि भाई थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहे कहिए आप। मैं तो चाहता हूँ कि जो पब्लिक बैठी उसमें भी किसी को जो मोटिवेटेड हो आके थोड़ा सा बोलें। और मतलब यही है कि गिने चुने को नहीं बुलाना चाहिए, उनको बुलाएं, कभी कौन को चांस भी न दे, ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। नहीं, बुलाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुलाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनली ऐसे कोई इशू नहीं है। मतलब ये है कि जितना आप बोलते हो उसको समेटो भी नहीं। उनको थोड़ा सा टांड जो है इस बात को कह भी देना चाहिए कि 14 से लेके 25 तक कुछ बना नहीं हुआ, अब क्या होगा, इस साल बन जाएगा क्या। थोड़ा सा इस तरीके से लोहार वाला एक आध हथौड़ा रखना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। ठीक है। नहीं, मौके ऐसे मतलब नाम किसी का नहीं लिया जा रहा है, बहुत ऐसे बड़ी जबान वाले होते हैं, हालांकि सब लफाजी करते हैं। और लफाजी का मतलब यही है कि उसमें लफाजी में आदमी बुलबुल होके चला आता है, घर आता है, फिर उसके बाद बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि मैं जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा हूँ, यही सब होता है। तो थोड़ा सा ख्याली पुलाव कम हो, हकीकत पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, मैं यही चाहूँगा। आप बस इतना काफी है मेरे। नहीं, आपकी भी राय लेना चाहेंगे। और इसमें मतलब देखिए, हमारा मकसद क्या है, सुधार लाना, और क्या है, लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना। अभी इसी से मैं एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा। अगर इसमें जो बात निकल के आएगी, अभी आएगा इसमें कि एटीट्यूड नजरिया, अभी इसमें निकल के आएगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यही चीज किसी और कंट्री में हो रही है, वही 4 लोग, उस कंट्री के 4 लोग आ रहे हैं, आप इसको कैसे मतलब देखते हैं आप इस चीज को? मऊ में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो 4 चेहरे अगर बार बार दिखाई देते हैं, उसमें मोस्टली पॉलिटिशियंस होते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पे नेता या लीडर बोलते हैं। बट लीडर वो होता ही नहीं है। लीडर वो नहीं है जो अकेले खुद लीड किए जा रहा है। लीडर का मतलब जो भीड़ को लीड कर रहा है, भीड़ को साथ लेके चल रहा है, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। लेकिन मऊ का हाल यहाँ पे ऐसे, जैसे सैदी रोड का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ से ज्यादा गड्ढे वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, खड़े गड्ढे लग जाए और ठोकर लग जाए। यहाँ पे जो 3 सो कॉल्ड नेता हैं, तीनों में से किसी के अंदर शायद इतनी पावर या इतनी जरूरत नहीं है कि उस रोड को सही करवा पाए। तो ऐसे नेता से हम क्या उम्मीद करें? और जो प्रोग्राम्स होते हैं मऊ में, ये छुपी बात नहीं है, ये पूरी पब्लिक भी जानती है, ये लोग भी जानते हैं, ऑडियंस जानती है, आप जानते हैं। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब NGO के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे हम लोग का भी एक NGO चलता है, तो जो ऐसे बड़े बड़े NGO हैं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको चाहिए चंदा अच्छा खासा, और वो चंदा नेता ही दे सकते हैं। तो इसलिए वो जानबूझ के नेता को बुलाते हैं। वो ये नहीं देखते उससे फायदा क्या होने वाले, कुछ मतलब नहीं है, कैसा प्रोग्राम है। तालीम में, जैसे आपने कहा कि एक शाम तालीम के नाम, तो तालीम पे मेनली बात होनी चाहिए, या मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, पढ़ने वालों को। लेकिन उसमें नेता ऐसे आ रहे हैं जिनको शायद समझ भी नहीं है कि तालीम क्या होती है, तो क्यों आ रहे हैं? ये जाहिरी तौर पे इसमें कुछ छुपा नहीं है कि वो क्यों आ रहे हैं। तो इसमें हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, खासतौर पे पब्लिक को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि हम किसी अपना मसीहा मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं। बिल्कुल, अपने आप से एक बार सवाल करना चाहिए हर चीज को लेकर, उसके बाद ही कुछ बदलाव होता है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अगर एक एजुकेशन का प्रोग्राम हो रहा हो जिसमें ईमानदारी हो, कि हमारा मकसद यही है कि इस प्रोग्राम के थ्रू बाकी आने वाले स्टूडेंट्स का भला हो, फायदा हो, कुछ सीखें, तो ऐसे प्रोग्राम में आपको क्या लगता है कैसे लोगों को बुलाना चाहिए?
जाहिर सी बात है, अगर तालीमी कोई प्रोग्राम है तो सबसे पहले जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको ही इनवाइट करना चाहिए। उसके बाद बाकी अगर कोई लोग हैं तो वो सेकेंडरी होने चाहिए। और ख़ास तौर पे टीचर्स भी ऐसे जो असल मायने में जो टीचिंग का फ़र्ज़ है उसको निभा रहे हों, क्योंकि आजकल टीचर हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनके मन में भी अजीब अजीब बातें होती हैं। प्रभारी था या सब इंस्पेक्टर था, जो भी रहा होगा, उसने कहा कि क्या ये सब आप लोग फालतू का काम करते रहते हैं, मदरसे में पढ़ के क्या होगा, आप लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मदरसे में पढ़ के बच्चे क्या ही कर लेंगे, फलाना करना। तो इस तरीके की बायसनेस दिखाई देती है। तो एक ब्यूरोक्रेट है या कोई एक सिविल सर्वेंट है जो समाज की सेवा के लिए बैठा हुआ है, वो भी अगर ऐसी धारणा रख रहा है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोस्ट मायने नहीं रखती, इंसान किस पोस्ट पे है, क्या काम कर रहा है, टीचर है, डॉक्टर, डजंट मैटर। आजकल सबकी अपनी अपनी एक सोच है और वो जिस काम को भी कर रहे हो तो उसमें अपनी सोच घुसा देते हैं। तो टीचर भी ऐसे कई सारे हैं जो कहने को तो टीचर हैं, लेकिन असल में शायद वो टीचिंग का वो वे ना अपनाते हों या जो चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए वो ना करते हैं। इसलिए ऐसे टीचर को हमें बुलाना चाहिए जो सही मायने में समाज को बदल सके। तो ऐसे प्रोग्राम में आई थिंक उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सही है, बहुत अच्छी बात करी आपने। मुझे आज भी याद है, एक बार मुस्लिम इंटर कॉलेज में मैं क्लास करने गया था। वहाँ भी एक टीचर थे इंग्लिश के, और अच्छे टीचर थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार एक अपाहिज चिड़िया बैठी हुई थी। जब वो चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई थी अपने घोंसले में, एक आदमी ने बड़ी गौर से देखा उस चिड़िया को कि वो बैठी हुई है, अपाहिज है, उड़ नहीं सकती। एक दूसरी चिड़िया उसके लिए खाना ला के देती थी। तब इस आदमी ने सोचा कि यार, जब ये चिड़िया अपाहिज है, उसको खाना ला के कोई और दे रही है, तो क्यों ना मैं भी बैठ जाऊं और देखता हूं मुझे कौन ला के देता है। अब वो आदमी गया, बैठ गया। एक दिन भूखा रहा, कोई नहीं ला के दिया। 2 दिन रहा, किसी ने नहीं दिया। तीसरे दिन हालत खराब हुई तो एक आदमी आया उसके पास, कहा क्यों भूखे हो? कहा कि मैंने एक चिड़िया को देखा है, वो भूखी थी तो उसको खाना ला के दूसरी चिड़िया देती थी, मैं देख रहा हूँ मुझे कोई देने आता है कि नहीं। अब उस आदमी का जो जवाब है ना, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा। अभी आपसे मैं वो सवाल भी करूंगा। उस आदमी ने कहा कि बेटा, तुम वो चिड़िया तो बन गए जो अपाहिज चिड़िया थी, अरे तुम वो भी चिड़िया तो बन सकते थे जो खाना ला के देती थी। हम हमेशा क्यों ये सोचते हैं कि मेरी हेल्प करने वाला कोई हो या मुझे कोई ला कर दे, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले, हम देने वाले क्यों नहीं बनते? हमारे समाज में क्या मतलब इस तरीके का कुछ है कि मतलब हम ज्यादा लेने को सोचते हैं, देने को नहीं, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूशन हो किसी तरीके का। हाँ, ऐसा तो है। और ऐसा इसलिए है कि इंसान जो है अपने आप को पहचानता नहीं है। एक थिंकर है, वो कहते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरे बुलावे पे वो आया नहीं, या उसने मेरे साथ गलत कर दिया, धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इंसान दूसरों में ज़्यादा खोया रहता है, वो ये नहीं देखता कि खुद क्या कर रहे हैं। तो दूसरे की कहानी इंसान छोड़ के अगर अपनी कहानी पे फोकस करे तो ज़िंदगी में कुछ बदलाव दिखेगा, और अपनी ज़िंदगी में बदलाव के साथ साथ समाज में भी बदलाव दिखेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे हम कभी भी बात होती है बदलाव की, अगर देश में बदलाव की, तो हम कभी ये नहीं कहते कि देश यहाँ से वहाँ पहुँच जाए या ऐसी बड़ी बड़ी बातें। देश की बात बाद में आएगी, पहले हम देखें कि अपने मोहल्ले में हम क्या कर रहे हैं। अगर हम मोहल्ला अपना बदलेंगे तो फिर देश बदलेगा। तो वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है कि हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि दूसरा बदले, जबकि हम अपने आप पे अगर फोकस करें, हर इंसान अपने आप पे फोकस करे कि मेरे अंदर ये कमियां हम इसको सुधारें, तो फिर ना तो किसी से उम्मीद करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ेगी। तो इंसान अपने आप को पहचान ले, आई थिंक जिंदगी ये अपना आप जो आप कह रहे हैं, अपना आप, ये क्या होता है, कैसे एहसास होता है कि मेरा आप क्या है? अच्छा, इसमें कैसे जो शुरुआत की, जैसे खुदी, तो खुदी को हिंदी में बोलते हैं चेतना, कंसायंस। तो वही है कि इंसान खुद को पहचान ले। अगर हम दिन भर अपना 24 घंटा जैसे हमारा गुजर रहा है, अगर हमको ये एहसास नहीं कि हमारा 24 घंटे कहाँ गया, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग का पूरा दिन गुजर जाएगा और शाम में सोने के टाइम पता चले कहाँ गया दिन, पता ही नहीं चला। अगर किसी की कंसायंस स्ट्रांग होगी या अपने आप को कोई पहचान रहा होगा ना, तो वो समझेगा कि मेरा 24 घंटा कहाँ गया, मेरा मूड ऑफ है तो क्यों ऑफ है, मैंने कोई अच्छा काम किया तो कैसे किया, मैंने किसी को दुख दिया तो क्यों दुख दिया, किसी को मैंने मुस्कुराने की वजह दी कि नहीं दी। इंसान अगर बारीकी से ये सारी चीज़ें समझ पाए ना, तो समझ सकते हैं कि हाँ, कंसायंस कहीं ना कहीं जिंदा है। अदरवाइज फिर अपने आप पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? हाँ, आप तो यही काम कर भी रहे हैं कि अपने आप को पहचान। जब अपने आप को आदमी पहचानेगा तो उसके लिए किसी की शिकवा शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। कहते हैं कि हम एक उंगली दूसरी पर उठाते हैं ना, तो 3 उंगली हमारा अंगूठा दबाता है कि अपनी तरफ उठा। तो जब हम अपने आप को
टटोलते हैं कि हमारे में क्या कमी है, तो हमारे नबी ने कहा कि हमको वही चीज़ पसंद करना चाहिए जो हमें पसंद है, और दूसरे के लिए जब हम पसंद करते हैं कोई चीज़ तो उसी को पसंद करना चाहिए जो हमको पसंद है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिए बेटर करते हैं, दूसरे के लिए मतलब वर्ष करते हैं। तो इस तरीके से जो आप मतलब अपने आप को पहचानो, आपने जो अपना संस्था चला रहे हैं माशाल्लाह, तो इस कोचिंग में इस बात को बताया जाता है कि हम बैकबाइटिंग ना करके और के मतलब पॉजिटिव में लें, किसी भी चीज़ को निगेटिव में ना लेके, जैसे आपने कहा कि तुम वो क्यों नहीं बन गए, ये बात बहुत बड़ी थी और उसने बहुत अच्छा, क्योंकि ईमान पहले जैसा नहीं रह गया। आज साथ जैसे बड़ा साधन, अभी खड़े हो जाएंगे मिर्जादी पूरा चलना है, अल्लाह ताला हमको पहुंचा दे तो दिनों रात खड़े होकर हम करते रह जाएंगे, और 10 रुपया देखेंगे देंगे, अभी वहाँ से बैठेंगे 8 पहुँच जाएंगे। तो ये भी तो दलील है। तो मतलब कहीं साधन कहीं साथ दे, तो हमारा जो इमोशनल फीलिंग अटैचमेंट है जो स्पिरिचुअल बहुत खोखला है, हाल हो चुका है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद ही को कर बुलंद है इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदी से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो वो तो बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज भी वो कैपेसिटी है, कुल्ला या नारुनी बर्दो सलाम अला इब्राहिम, आप ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जाए, आज भी है। तो इससे इस तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में इमोशनल हो के आदमी समझता है तो थोड़ी सी बात सही समझ में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तासीर आज भी है। कहते हैं ना कि कोई कर सकता उनके दस्ते बाजू का अंदाज़ा, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये बातें हैं कि अगर अच्छा आदमी किसी के सपोर्ट में मिल जाए, किसी का उस्ताद मिल जाए, हम लोग भी ढूंढते रहते हैं, तो किसके कहने से कौन आदमी क्लिक करने से कहाँ बढ़ जाए कोई नहीं जानता। सही बात। तो कहीं सुई कहीं तलवार दोनों काम आते हैं। बटन लगाना तुम तलवार नहीं यूज करेंगे, इसी तरीके से किसी को हकीर नहीं समझना और अपने से बेहतरी समझना है, तब तो कभी हम अपने आप को सुपरियरिटी का शिकार नहीं बनेंगे। ये बड़ी अहंकार जो है ना, ये बड़ी चीज है कि मैं कुछ हूँ, इसमें इब्लिस मारा गया। ठीक है, तो बात तो कुछ रिलीजियस आ गई, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हर बात को कुछ न कुछ इससे अटैचमेंट रखना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से ज़रूरी अटैचमेंट रखना चाहिए, और इसमें हमारी भलाई है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इंशाअल्लाह सक्सेस होगी। अभी थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर चलते हैं जो अभी हम लोगों के समाज में हो रहा है। एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि ये बातों से परे, यानी कि प्रैक्टिकल जो चीजें हो रही हैं उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। बाकी किताबी नॉलेज बहुत सारी है, आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप वहां से भी सुन सकते हैं। सुन के समझना और उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। कोशिश यही करेंगे कि जो बातें कही जा रही हैं हम खुद भी उस पर अमल कर रहे हों और करते रहेंगे। और तो अब रियलिटी के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे इस सोसाइटी से। एक बार एक आदमी मेंटली परेशान होके, मतलब उसको ना खुदकशी के ख्याल आने लगे, तो वो एक डॉक्टर के पास गया, नफ्सियाती डॉक्टर के पास गया वो, और कहा कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे ना खुदकशी के ख्याल आते हैं, मैं क्या करूँ, मैं खुश नहीं रह पाता। तो जो डॉक्टर था उसने कहा कि कोई बात नहीं, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ, वो आप करो, ठीक हो जाओ। हाँ, लेकिन एक काम ये करो कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, 1 घंटा निकालो, अकेले निकल जाओ सैर पे, वहां एक सर्कस है, उस सर्कस में जाओ और वहां पे ना एक जोकर, उसको देखो, और जब उसको देख के तुम बाहर निकलोगे ना, अपने सारे गम भूल जाओगे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम बस खुश रहोगे, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है और इतना हंसाता है लोगों को। तो जो आदमी सुन रहा था उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी समस्या थोड़ी अलग है, क्योंकि जिस जोकर की आप बात कर रहे हैं वो जोकर मैं ही हूं। मतलब ये है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया को लगता है कि मैं खुश हूं, या हमें लगता है कि वो खुश है। इसमें एक चीज निकल के आती है कि
इंसान कितना खुश है कितना खुश नहीं है वो वही जानता है, लेकिन हम कंपेयर क्यों करते हैं अपने आप को उससे। 6 महीने में एक इवेंट होता है, एक इवेंट की 1 घंटे की 50 तस्वीरों में से एक तस्वीर को देख के हम कहते हैं बहुत खुश। कंपैरिजन क्या है, कंपेयर क्या है, कंपैरिजन क्यों करते हैं लोग, कंपैरिजन से क्या नुकसान होते हैं, और ये तुलना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दोनों की राय जानना चाहते हैं। सबसे पहले कौन? बात यह है कि जिस तरीके से आदमी अपने अंदर जो भी रखा हुआ है तो दूसरों को खुश करने की कोशिश करे, यही बेहतर है। जैसे हम गमगीन हैं तो हम दूसरों को भी रुलाएंगे, ये तो अच्छा नहीं। तो जब हम खुद को दूसरों को हंसाने की कोशिश करेंगे तो हम ऑटोमेटिक खुश होंगे। मैं तो ऐसा देखा हूँ, क्योंकि दूसरों को गम देने का मतलब ये है कि आप उसके लाइफ से खिलवाड़ करें। तो पॉजिटिव होना चाहिए। और आप रंजीदा कहते हैं जिगर का दर्द ऊपर से मालूम होता है, जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है। बात सही है कि अंदर से क्या आदमी है वो तो ठीक है, वही है। मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार में भी लोग जाते हैं तो घर के लोग टेंशन में कैसे हैं क्या है, उसमें जाके पूरी बातों को उनको बता देते। जैसे अपने तो टेंशन में है, सबको गर्म कर देते, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं अपने आप झेल लेना चाहिए। और हो सकता है कि कोई भी चीज़ आता है ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कहा जाता है कि अल्लाह ताला किसी को बर्दाश्त से ज़्यादा मुसीबत नहीं देते। तो जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो उजाला होता है। और देखते होंगे जब अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है तो उजाला होता है। तो यही फील करें कि चलो भाई हम झेल रहे हैं, इंशाल्लाह उजाला आएगा, और नाउम्मीदी कुफ्र। तो इस तरीके से मैं तो चाहता हूँ कि पॉजिटिव मिले। अपने गम को बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए तो अपने दोस्तों में शेयर कर लें कि कुछ मशवरा दें, और ये ना हो कि दोस्त ऐसा रहे कि वो निगेटिव दिखाने वाला ना, धुआं दिखाने वाला ना। ठीक है, ऐसा दिखा है कि पॉजिटिव बोले अरे भाई सब सही है। वो तो एक दोस्त को जानता है कि मेरा दोस्त कैसा है, किस तरीके का है। ऐसे दोस्त को साथ रखना चाहिए, नहीं तो दुश्मन से बढ़ के होता है। सही है, जो डिप्रेस करता है। अब इतना ही सफिशिएंट होगा, ये बहुत सफिशिएंट है, और इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा भी होगा लोगों को। बातें अनमोल है आपकी। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो 2-3 बातें आई थिंक हो गई। एक तो कंपैरिजन वाली बात है और दूसरा दुख शेयर करने वाली बात है। तो कंपैरिजन पे हम यही कहना चाहते हैं, कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोई इंसान कितना भी महान हमारे सामने आके खड़ा हो जाए, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पे बच्चों में या पढ़ाई के कंटेक्स्ट में ज़्यादातर कंपेयर किया जाता है कि उसका बच्चा इतना आगे निकल गया, या वो ये कर लिया, ये कर ली, ऐसी बातें होती हैं। तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं इंसान का जो खुद का वजूद है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि हर इंसान की, हर बच्चे की अपनी अपनी सलाहियत है, और उस सलाहियत के हिसाब से ही वो कर पाएगा। किसी की चीज़ें देख कर हम ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं थोप सकते, और यही वैसे बच्चे होते हैं जिनको ज़बरदस्ती थोपा जाता है, बाद में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं खुद को खोने का एक शुरुआत कहा जा सकता है। इसलिए कंपैरिजन किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई इंसान सामने बहुत बेहतर है, उस इंसान की बेहतर चीज़ें हम ले लें, उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, दुख के केस में तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि दुख शेयर नहीं करना चाहिए। हम खुद इतने स्ट्रांग बन जाएं कि हम अपनी चीज़ें हैंडल कर लें, लेकिन अगर हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें महान बन के अपने अंदर दुख नहीं रखना चाहिए। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें एक अपना सेफ जोन ढूंढना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, टीचर हो, कोई भी हो। दुख शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप स्ट्रांग हैं तब तो कोई टेंशन नहीं। स्ट्रांग मेंटली, हाँ, मेंटली अगर स्ट्रांग है तो कोई टेंशन नहीं, अदरवाइज शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो अच्छी चीज़ों से क्यों करते हैं? अगर आपको कंपेयर करना है तो करिए, लेकिन आप ट्रामा सेंटर जाइए, ऑपरेशन थिएटर में जाइए, किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे आपको कैंसर के मरीज दिख रहे हैं, आप उनसे कंपेयर करिए। उसमें आपको ना शुक्रगुजारी निकलेगी, मैं जिस हाल में हूँ कितना अच्छा हूँ। आप जाइए किसी हॉस्पिटल में, आप जाके देखिए किसी को लकवा मार गया है, किसी के साथ कुछ हो गया, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, गर्दन टेढ़ी हो गई है। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें हमारे सारी चीजें सही सलामत रखे, सोचने समझने की सलाहियत दी। एहसास तब होता है आपकी आंख में अगर छोटा सा जर्रा चला जाए तो आंख की अहमियत पता चलती है कि भाई आंख की कितनी अहमियत है। दांत में कभी रात में दर्द हो जाए ना, पता चलता है कि दांत की कितनी अहमियत है।
तो इस पे भी बहुत सारे वाकयात हैं। मैं तो सवाल करने आया हूँ, जवाब देने नहीं आया हूँ। मुझे राय जाननी थी आप लोगों से, और कंपैरिजन की बात हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं नजरिए की। नजरिया, लोग नजरिया नजरिया हर जगह करते रहते हैं। आप लोग नजरिया को थोड़ा सा आसान जुबान में नजरिया समझा दीजिए, और नजरिया से जोड़ के एक कॉमन सेंस भी बता दीजिए कि कॉमन सेंस का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, और नजरिया क्या होता है, ताकि सबको, छोटे से बड़े सबको ये बातें समझ में आ जाए नजरिया का कितना बड़ा रोल है। एटीट्यूड यही होता है कि आदमी की सोच क्या है, डिपेंड करती है। तो आदमी क्या सोच रहा है, तो यही एक तरह से देखा जाता है उसका इंटेंशन क्या है, उसकी सोच क्या है, और उसके हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, तो अब उसमें अगर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर रिलीजियस मैटर को एटीट्यूड में जोड़ ले तो बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने कहा कि एक आदमी, हम लोग सही चल रहे हैं, एक आदमी साइकिल से चल रहा है, मुंडा से चल रहे हैं, तो हमको शुक्रगुजार बनना चाहिए। एक हम लोग दोनों पैर है, अल्लाह का शुक्र बहुत सही से चल रहे हैं, एक अपाहिज भी है, ऐसा करेंगे तो हम थैंकफुल होंगे अल्लाह के। अगर जब हम अपने आप को ऊंचे वाले को देखेंगे तो हम कहते हैं ना कि जो गीली लकड़ी होती है तो खाना नहीं पकाती है, लोगों को रुलाती है, धुआं देती है, तो हम अपने आप से जलते रहते हैं। हम जितना दुश्मनों के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, अगर हम अपने बारे में सोचे तो कहाँ से कहाँ भी पहुँच जाएगा। तो एटीट्यूड बदले, मतलब ये बदले कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अच्छी सोच रखें, जिसका मतलब मफहूम सीधे अल्फाज में है कि सोच अच्छी बनाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी चुमेगी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि चंदन के पेड़ में सांप लपट जाते हैं, लिपटते हैं, लेकिन उस पर कोई जहरीला असर नहीं आता। उसी तरीके से अच्छी संगत को अडॉप्ट करें, और अब कभी बुरी संगत में भी पड़ गए तो इंशाअल्लाह कोई उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हमको जो है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है, बिल्कुल पॉजिटिव करना है, खुश रहना है, खुश रहना, दूसरों को खुश रखना है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ हर बीमारी को सही करना है, हार्ट सर्जरी जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल को हंस बोल कर यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। एम्पैथी माइंड डेविल्स माइंड है। अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं तो क्यों भूले रहते हैं सर। अभी एलोन आप हो जाएंगे तो कुछ आने लगेगा ऐसा, तो बेहतरीन किताब का मुताला करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मैन। तो ऐसा भी आदमी कर सकता है, कुछ न कुछ दर्श देता रहे, कुछ न कुछ पढ़ता रहे, खाली दिमाग को न छोड़ो। अपने माँ बाप में टाइम दे, अपने बहन भाई में टाइम दे, अपने दोस्तों में टाइम दे। देखिए जब भी नेगेटिव थिंकिंग आए तो किसी दोस्त को अडॉप्ट कर, अरे यार थोड़ा आ रहा हो, थोड़ा सा बात करना, फिर उसके बाद ये बहुत हो जाएगा जितनी भी वैसी थिंकिंग है, क्योंकि शैतान हर वक्त उनके साथ रहता है, क्या करा देगा। खास तौर से आज के दौर में जो लव अफेयर वाला मैटर चलता है, उस पर थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। अभी उस पे आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। ठीक है, पहले इसको कवर करने में सवाल भूल गया। नजरिया मुझे लगा कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, नजरिया के ऊपर आपका नजरिया यानी कि एटीट्यूड। आई थिंक नजरिया या एटीट्यूड के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली ये चीज कि इंसान जो चीजें हैं, जो कुछ है जिंदगी में, उसको एक्सेप्ट करे, और दूसरी चीज ये है कि कभी भी हमें जो भी सिचुएशन हम फेस करें जिंदगी में, हमें सामने वाले की जगह पे खुद को रख के देखना चाहिए। एक कहानी हमको याद आ रही है, बच्चों को हम सुनाते भी रहते हैं। तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जॉब के लिए, अपने काम के लिए, ऑफिस के लिए आप जा रहे हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई एक आदमी आता है और एक बाल्टी कीचड़ आपके ऊपर फेंक देता है। अब वहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वहाँ पे वही इंसान खड़ा होकर उस इंसान को गाली देता रहे, कोसता रहे, चिल्लाए और पूरा दिन अपना उसी में सत्यानाश करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो चुपचाप वहाँ से तुरंत वापस घर जाए, नहाए धोए, कपड़े पहने और वापस अपने सफर के लिए रवाना हो जाए। लेकिन हम सब आम इंसान अमूमन पहला ऑप्शन चुनते हैं और हम वहाँ पे चिल्लाएंगे, मैं भी गाली देंगे और पूरा दिन उसमें परेशान है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे को फेंक दिया, इतना अच्छे से हम तैयार होकर जा रहे थे। तो अगर इंसान जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर ले तो वहीं से तुरंत नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, वहाँ से पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। मेरे साथ जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास हाथ पैर है, सारी चीज़ें हैं, सोचने समझने की सलाहियत है, तो जो चीज़ें हैं इंसान उसको एक्सेप्ट करे और उसको माने
ना कि जो चीज़ नहीं है या जो चीज़ हो चुकी है गलत उसको लेके बैठा रहे। पहली चीज़ देखिए। दूसरी चीज़ हमने कहा कि सामने वाले की जगह पे रख के देखें, इससे भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी से कोई काम कहा, या मान लीजिए आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपने किसी को टाइम दिया कितने बजे मिलना है, और वो किसी वजह से नहीं आ पाए और आप आधा घंटा से धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। अब दिमाग एकदम खराब हो जाता है कि इंसान इतनी देर से खड़ा है, पागल थोड़ी है। और वो आए इंसान और हम चिल्लाना शुरू कर दें। एक बार हम उसकी जगह पे अपने आप को रख के देख लें कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या होगा। तो जैसे ही हम अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखते हैं, तुरंत हमारा नजरिया वहाँ पे चेंज। और ये चीजें हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, रिश्तेदारों में बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है वरना मार पड़ने वाली है, लेकिन नहीं है, ये चीजें नहीं है। आज अगर भाई भाई से अलग हो रहा है, बहन भाई से अलग हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो है नजरिया। क्योंकि इधर से कुछ हुआ, इधर से कुछ हुआ, किसी ने किसी को किसी के द्वारा कहलवाया, बात कुछ और थी, पहुंची कुछ और, हो गया कुछ और। इन दोनों ने कभी भी आपस में मिलके ये नहीं समझा कि क्या तुमने ये बात कही थी या क्या तुमने, बस अलग हो। 4 रिश्तेदार, आज के समाज की हकीकत ये है कि 4 रिश्तेदार एक साथ तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर, ये हकीकत है। और ये समाज में नजरिया, और दूसरी चीज इसी नजरिए में आती है, मुझे ऐसा लगता है कॉमन सेंस। जैसे आपने कहा उनकी जगह रख के देखो, कॉमन सेंस की क्या लगता है कमी है हम लोगों के अंदर? कॉमन सेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितनी कमी है? मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। जैसे कॉमन सेंस होता क्या है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। अगर इस छत से पानी टपक रहा हो तो आपके पास ऑप्शन 2 है, या तो छाता लाओ या बाल्टी ला के रख दो। वहां पे आपका कॉमन सेंस चाहिए। अगर आप छाता लाते हो तो आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, अगर आप बाल्टी ला के रख देते हो तो मतलब कॉमन सेंस है। आप बाइक से जा रहे हो, सपोज करो बाइक से जा रहे हो और आपने देखा कि आगे वाली गली से एक बॉल मतलब इधर रोड की तरफ आ रही है धीरे धीरे, वहां पे आपका कॉमन सेंस ये करना चाहिए कि जरूर पीछे से कोई बच्चा दौड़ के आ रहा होगा, आपको बाइक धीरे कर लेनी, कॉमन सेंस। ऐसे घरों में भी छोटी छोटी चीजें, कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कॉमन सेंस बड़ा मैटर करता है। कई बार झगड़े इस बात से खत्म हो जाते हैं न बोलने की वजह से, ठीक है, और झगड़े ज्यादा होते हैं बोलने की वजह से। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप करीब से, आप लोगों ने भी देखा होगा इस चीज को। कॉमन सेंस एक तरह से कह लीजिए तो समझदारी होनी चाहिए, जिसको हम समझदारी है। जैसे एक आदमी को बार बार आप बुलाइए, नहीं सुन रहा, तो हमारा ये हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हो सकता है उसके कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको करीब जाके भाई साहब आप बुला। कॉमन सेंस का मतलब हर काम समझदारी से करें। रास्ते में खड़े हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि बच्चियां भी जा रहे हैं, थोड़े से प्रॉब्लम होगी, क्यों ना हम किनारे हो। बाइक खड़ी कर रहे हैं तो हम बीच में ना खड़ी करें। कॉमन सेंस होता है अरे भाई थोड़ा सा परेशानी हो के इधर कार्नर में कुछ लोग देखा जाता है बीच में, अभी आप गाड़ी लेके आ रहे थे, कॉमन सेंस कम था, बीच में खड़ी कर दिया। और इसमें दुश्मनी कोई करता है, कुछ आके कुछ पार्ट को तोड़ भी देता है। तो हर आदमी एसेंट्रिक भी होता है, कुछ अलग अलग नेचर के होते हैं। कॉमन सेंस का मतलब शॉर्ट में यही है कि समझदारी से काम लेना चाहिए, यही है। हो रहा है ऐसा? ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% निगेटिव है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉमन सेंस से काम ले रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल नाउम्मीद भी नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा ये भी उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हो सकता है हम लोग बात पहुँच रही हो, तो अल्लाह ताला तौफीक दें सबके लिए। हम सबको भी, मतलब ऐसा नहीं है, हम भी उसमें हैं, हम भी उसी में हैं। बार बार कह रहे हैं कि हम जगाते हैं तो हमको भी जागना है। बिल्कुल, जागते रहो का मतलब ये कि हम न सोए। कल को ये लोग कमेंट करने लगे कि कहाँ से ये लोग, हम लोग बहुत समझदार नहीं, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हम खुद सीखने की नीयत से ये सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ये माध्यम है सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचाने का। तो हम लोगों ने सोचा कि एक गुफ्तगू करके आप तक पहुंचाया जाए। बाकी आप लोगों की जो भी राय होगी आप जरूर लिखिएगा, अपनी राय को बताइएगा, उसमें कुछ हमको सुधरना है, आप लोगों से सुधरना है। पब्लिक में बहुत जीनियस होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। मेरे पास क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहले चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। एक छोटा बच्चा अपने बाप का बाप होता है। एक छोटा सा बरगद का बीज जो है उससे बरगद निकलता है। तो छोटे बच्चों से भी हम लोग सीखते हैं। हाँ, हर चीज से सीखते हैं हम लोग। यही वैनिटी को खत्म कर दे आदमी,
कि हम बहुत कुछ हैं, वहीं से आदमी जो है ना कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है। जब हम फल काटने सब्जी काटने में चाकू का इस्तेमाल करते हैं, शाइनिंग पर रहता है, जैसे एक हफ्ता रख देते तो मुरझा आ जाता है। तो वही बातें हैं, आप भी कुछ बोलें इस पर। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कोई किताब से तो आता नहीं, ना आसमान से आता है। कॉमन सेंस खुद की समझ से आता है, और हर इंसान के अंदर कॉमन सेंस है, मेरा ये मानना है। बस इंसान अपने इंटरेस्ट और अपनी डिमांड के हिसाब से उसका इस्तेमाल करता है। जैसे एक लाइन याद आ रही है हमको कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपके सामने कचरा या कूड़ा करकट दिखे, तो आप उसको उठा के अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में आके सजाएंगे नहीं। आपको पता है वो बुरी चीज़ है, इतना कॉमन सेंस सबके पास है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने गाली दे दी, तो हम वो बातें दिल में लेके बैठ जाते हैं, जबकि वहाँ पे भी वही कॉमन सेंस इस्तेमाल इंसान कर सकता है कि नहीं, ये बुरी चीज़ हम इसको क्यों रखें। तो इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें लेता है। जैसे सर ने कहा कि रोड पे जा रहे हैं, कोई लड़की आ जा रही है या कुछ गाड़ी खड़ी करनी है, तो इंसान वहाँ पे सोचता नहीं है। ये लड़कियाँ भी आती जाती हैं, स्कूल का टाइम होता है, लोग खड़े होकर ताड़ते रहते हैं या देखते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए उनके रिश्तेदार आ जा रहे हैं या घर के कोई आ जा रहा है, तो वहाँ पे वो कॉमन सेंस इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी अजनबी के लिए नहीं हो रहा है। तो कॉमन सेंस तो सबके अंदर मौजूद है, इस्तेमाल इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहा है। तो इसका बेसिक रीजन हम यही कह सकते हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं सेल्फ सेंट्रिक होता है, अपने आप को ज्यादा सोचता है, और उस सोचने में कई बार वो गलत फैसले भी ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी कॉमन सेंस उस वक्त के लिए गायब हो जाती है। तो आपके हिसाब से जो आपने स्टेप लिया है खुद से खुद तक का सफर, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, जो सिंसेरिटी, मोरालिटी, एथिक्स, ह्यूमैनिटी, इन तमाम चीज़ों की बातें होती हैं उस क्लास में। इसमें कोई एज की लिमिट है, मतलब कोई भी एज का आगे इस चीज़ को ज्वाइन कर सकता है? हम लोग जनरली कहते हैं कि कम से कम 13 साल एज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को 13 साल से कम का बच्चा, उसको एथिक्स और मोरालिटी का डिफरेंस बताएं, वो नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जैसे एथिक्स का अनुवाद करें तो मतलब आता है नैतिकता, मोरालिटी का अनुवाद करें तो भी मतलब आता है नैतिकता, लेकिन दोनों के एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। एक छोटा सा बच्चा ये बातें नहीं समझ पाता। तो 13 साल से लेके उसके ऊपर जितने लोग हैं, वो सारे लोग इसके लिए बिल्कुल आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया भी कुछ लोग कहते हैं। सोशल मीडिया, आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास सोशल मीडिया है। रील्स, शॉर्ट क्लिप्स का ज़माना है, सब लोग देखते हैं, न जाने अच्छी बुरी सारी चीज़ें देखते हैं, याद किसी को कुछ भी नहीं रहता। जो 12 साल से कम के बच्चे हैं वो भी देखते हैं, छोटे बच्चे अभी मोबाइल से थोड़ा सा बड़े हैं, मोबाइल थोड़ा सा उनसे छोटा है, वो भी देखते हैं, और उनके माँ बाप से ज़्यादा फास्ट चलाते हैं वो लोग। ये जो इसका एडिक्शन है, इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कितना अफेक्ट करने वाला है एक छोटे बच्चे के ऊपर, युवाओं के ऊपर, और इसका यूज कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव? देखिए, इसके बारे में जहाँ तक मेरी सोच है कि बच्चे जब तक कि समझदार न हो जाए, मोबाइल नहीं देना चाहिए। देना भी चाहिए तो अपने सामने रख के कुछ भी स्टडी कराना है, कुछ बताना है तो करते रहना चाहिए। क्योंकि जीव लोग जो होते हैं उनका यह फंडा है कि 25 साल से जब तक बच्चे 25 तक नहीं पहुँचते हैं, उनको मोबाइल नहीं दिया जाता। तो उनसे चालाक तो आज के दौर में, टेक्निकल दौर में तो कोई नहीं है। तो इतना बड़ा काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्योंकि बच्चा जब तक कि अच्छा और बुरा और क्या मतलब नुकसान है इसकी तमीज़ ना आ जाए, तो न बाइक देना चाहिए न मोबाइल देना चाहिए। क्योंकि मौत को भी नहीं पहचानता, इस रेस में गाड़ी चलाता है कि अल्लाह ही बचाता है। लोग कहते हैं कि अरे एक्सीडेंट, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट बचता है, जैसी खराब गाड़ी बाइक चलाते हैं रोड पर, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बचाता है। ऐसे लहरा के चलाएंगे, वैसे चलाएंगे, माँ बाप अगर देख लें तो वहीं वो सेंसलेस हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे वहाँ देख के जो बच्चा हरकत करता है। और कभी एडिक्शन की जहाँ तक बात है कि अगर छोटा बच्चा जिस तरीके से सेंस बढ़ता जाता है, सेंसियस होता जाता है, पैशन बढ़ता है, तो अच्छी चीज़ तो बहुत कम चांस है देखने का। अच्छा टीवी है, स्क्रीन पर सब लोग देख रहे हैं, तब तक तो चलता है। लेकिन ऐसे मैं नहीं चाहता, क्योंकि बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, दिमाग डेवलप होता है, लेकिन ऐसा डेवलप होता है कि अपने माँ बाप को इग्नोर करने लगता है, कुछ ज़्यादा डेवलप हो जाता है। हाँ, उनको भी उनसे भी बड़ा बन जाता है। तो ऐसी भी तालीम ना हो कि बच्चा तो फ्रांस में है लेकिन कंधा देने के लिए पड़ोसी लोग आए हुए,
इतना डेवलप होके चला जाता है कि अब दूसरे लोग, एक आदमी में गया चेन्नई में तो बहुत ज़्यादा परेशान था, कहा 2 लड़कियां फ्रांस में है, बेटा है। मैं कहा कि आप अकेले सकते हैं? पर क्या बताएं, सब लोग सर्विस में है, ये पैसा दे दे के काम करा रहे थे, कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल डीपली इस आदमी था। सब कुछ होते हुए दौलत में अगर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का पहाड़ बना लेते, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मोबाइल जो है ये मेच्योर लोगों को नहीं देना चाहिए। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ठीक है, आप कोई चीज़ें अच्छी प्रोग्राम है, कोई रिलीजियस मैटर है, कोई टेक्निकल मैटर है, कोई स्टडी कराना है, कोई मैथ का की प्रॉब्लम फंस गई, तो मोबाइल बहुत अच्छा, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव ले लें, लेकिन अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के केयर में सब कुछ होना चाहिए, अदरवाइज नॉट। तो उसमें पेरेंट कैसे मना भी तो कैसे करे, वो खुद हाथ में मोबाइल लेके मना करे? क्यों? ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें धीरे धीरे आदत होती है। नहीं, पहली बार तो लड़का रो रहा है तो छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको दे देते, बेटा ये मोबाइल, कार्टून देखो, हाँ मोबाइल देखो। अच्छा ये है, जैसे माँ फीडिंग करने के लिए अरे बिल्ली आ रही है ऐसे डराती है, तो इसके लिए धीरे धीरे उसके अंदर जो बच्चा शेर पैदा होता है वो खत्म हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि डराना है, या फिर इसके बाद से अपने छुटकारा ले लेना है, जिसको बोलते हैं अरे मोबाइल ले लो अभी मैं आ रहा हूँ, और धीरे धीरे फिर रोने लगता है। फिर इसके बाद डिसीज भी उसको आती है तरह तरह, एक मेंटल हो जाता है। मोबाइल ले ले इतना काफ़ी एडिक्शन की जो बात कर रहे हैं, इतना काफ़ी परेशान होता है कि पूरा घर उठा लेगा। तो मोबाइल तो मैं चाहता हूँ कि मैच्योरिटी नहीं आए तब तक नहीं देना चाहिए। इट इज एनफ। आपकी भी राय जान लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं, फिर कभी मौका मिला तो आगे हम बात करेंगे। तो मोबाइल एडिक्शन दोनों में है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। ये भी बात है। नुकसान की बात अगर देखी जाए, कारण तो बड़े सारे हैं। नुकसान की अगर सीधी सी बात देखी जाए तो आजकल बच्चे जो है एज से पहले ही जवान हो जा रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले का एक केस था, रेप केस था। 3-4 बच्चे थे, 14-15 साल के बच्चे थे, उन्होंने अपनी क्लासमेट का रेप किया और लास्ट जो है ठिकाने भी लगा दिया। इतना दिमाग चल रहा है 14-15 साल के बच्चों का। इसके अलावा खेदूपुरा का भी मऊ का मसला है 2 महीना 3 महीना पहले का, कि 13-14 साल के बच्चे थे, देवर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटीमेसी। अब बाद में पुलिस आई उठा के ले गई। तो 13-14 साल के बच्चे, ये मामूली बात नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? फोन हाथ में आ गया है। आजकल शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं, और शॉर्ट्स और रील्स में क्या आएगा पता नहीं चलता है। और बायोलॉजी में थोड़ा सा घुसे तो जब बच्चा बालिग होना शुरू होता है वो तब शुरू होता है जब एक कहिए कि हार्मोन रिलीज होता है, या प्रोटीन के किसपेप्टिन होता है, ठीक है। किसपेप्टिन जब रिलीज होता है तो बॉडी समझ जाती है कि नहीं ये बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसको जवानी का जो भी हार्मोन है उसको देना शुरू कर देता है। तो 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का बच्चा अगर देख रहा है कुछ ऐसी रील आ गई, गलत रील आ गई, गलत वीडियो आ गई, तो माइंड मान लेता है कि बच्चा बड़ा हो गया तभी तो देख रहा है। तो इसलिए वो जो जवान 8 साल बाद होना शुरू होना चाहिए था वो 5-6 साल में शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरत से पहले जवान हो जा रहे हैं बच्चे, उसका एक गलत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और रही बात बड़ों की, तो बड़ों में जाहिर सी बात है जो सोचने समझने की सलाहियत है वो मोबाइल की वजह से खत्म हो गई। जब से AI आया है या ChatGPT आया है, हम लोग हर चीज़ को बहुत आसान बना दिए। जैसे अगर दरवाज़ा सामने दिख रहा है, अगर इसको बंद कर दिया है 2 साल के लिए और फिर खोलेंगे तो बहुत आवाज़ करेगा, ये टाइट हो जाएगा। वैसे ही दिमाग का जो हिस्सा हमारे लिए है, सोचने समझने के लिए है या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है, अगर हम पढ़ना छोड़ दें, सोचना छोड़ दें और हर चीज़ को मोबाइल से ही लेने लगें बिल्कुल आसानी से 20 सेकंड में या ChatGPT का इस्तेमाल करके, तो हमारा वो दिमाग का हिस्सा इनएक्टिव हो जाता है। तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत या जो जहन है वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो एक नुकसान बड़ों में ये, तो इसलिए आई थिंक इस पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी कारण और सॉल्यूशन तो ढेर सारे हैं, उस पर इंशाल्लाह बात की जाए। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में। जैसे आपका जो एक सेगमेंट है वो है आपका खुद से खुद तक का सफर, दूसरा आपने स्पोकन इंग्लिश का बैच भी माशाल्लाह से शुरू किया है। तो थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में भी बता दीजिए, किन की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसा आपने कहा, नाम ही बताया खुद से खुद तक का सफर, नाम यही था, इसके अलावा हमने कोई टैग लाइन इसका सोचा नहीं था। लेकिन मऊ के लोग या आमतौर पे हम सब समझ नहीं पाते कि है क्या, इसलिए हम लोगों ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐड कर दिया वर्ड, जबकि उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से कुछ खास कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, इंसान को कैसे पहनना है, कैसे चलना है, जूते कैसे होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पे फोकस होता है। और इंडिया में ऐसे कोर्सेज हैं, तो हम लोग का कोर्स इससे बिल्कुल हट के है।
हम लोग मैनर्स की भी बात नहीं करते, हम लोग वैल्यूज की सीधी सीधी बात करते हैं कि इंसान कैसे अपने किरदार को बेहतर करे। हम अपने आप को बेहतर कर लें, दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। चाहे वो दूसरे से उम्मीद लगाने की बात हो, दूसरों पे डिपेंडेंट होने की बात हो, हर एक चीज़ से इंसान फ्री हो जाएगा। अपने आप को हम बेहतर बना लेंगे तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो इसमें यही सारी चीज़ें डील करते हैं। तो पहला तो खुद को, और खुद को समझ जाएंगे तो फिर हम उन लोगों को भी समझेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। अगर इंसान अपने आप को और दूसरों को समझ रहा है तो फिर इससे खूबसूरत जिंदगी क्या हो। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस पर एक पॉइंट ये है कि हमारे नबी ने कुरान में एक जो कुरान की आयत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार, यानी आप अपनी दुनिया पहले तरजीह दीजिए। जब दुनिया सही करेंगे तो आखिरत बन जाएगी। मतलब इसका है कि लोगों से मामलात अच्छा रखें। जब मामलात अच्छा रखेंगे तो हमारी दुनिया जब बनेगी, दुनिया का मतलब ये है कि सब लोग हमसे राजी रहे, कोशिश यही करना है और अच्छा काम करें और दूसरों को अजियत न दें, दूसरों को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ने की कोशिश न करें और मोहब्बत से मोहब्बत कायम करें, क्योंकि सरासर मोहब्बत ही इस्लाम है। एक दूसरे की खार खाए, एक दूसरे को राह दिखाना। जैसा कि साहबा लोग रास्ते में बैठे रहते थे और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोग रास्ते में बैठते हैं, अच्छा नहीं क्या कि हम लोग रास्ता दिखाते हैं, सलाम करते हैं, लोगों के अंदर क्या घटा बढ़ा उसको देखते हैं। तो कुछ ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए लोगों की। तो हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव का मतलब हम अपनी दुनिया को बेहतर कब बनाएंगे, जबकि हम किसी का हक नहीं मारेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जितनी बुराई है उससे दूर रहेंगे। और एक तरह से इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बेशक बेहयाई के सभी बुरे कामों से रोकती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक आदमी के बारे में कहा गया कि आदमी बहुत बुरा है और बहुत नमाज भी पढ़ता है, बहुत बुरे काम भी करता है, क्योंकि अनकरीब नमाज जो है उसके हर बुराई से रोक देगी। तो कोई ये ना कि कह रहे भाई नमाज वैसा वैसा करता है। मैं कहता हूँ आपके घर आपका बच्चा पूरा ड्यूटी करता है, थोड़ा शरारत भी करता है तो आप माफ़ करें, और घर का काम भी न करे और बाहर शरारत करे तो पैसा दे के पिटवाता है, चलो मुझसे कोई वास्ता नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले फ़र्ज़ की अदायगी करेंगे, इंशाअल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। है ना, नमाज जो सही रास्ता न देखा वो नमाज ही नहीं, बहुत कुछ है। तो ज़बान की हिफाजत करें, क्योंकि ज़बान से सभी बला जितनी मुसीबत आती है इसी ज़बान से आती है, क्योंकि इसी ज़बान से इब्लीस ने कुछ कलमा कहा जो कि इतनी इबादत करते हुए सब पर पानी फिर गया। तो हम इतने से बात ख़त्म करना चाहेंगे। और आप साहब जो है मुहफ़्फ़िज़ुर रहमान साहब एक मुहिम चलाए हुए हैं माशाल्लाह, इसमें हम लोगों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सामने हम लोगों का एटीट्यूड जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। अगर सही हो तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके और कदम से कदम मिला के चले, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशनल डेवलपमेंट हो और हम लोग भी और बढ़ चढ़ के काम करें इंशाल्लाह। इसी के साथ बात को ख़त्म किया जाए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, मुझे बड़ी खुशी। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, अगर हम लोग बैठे रहे पूरी रात बातें चलती रहेंगी और बाकी लोग भी हैं, आप जितने भी लोग हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में बस यही कहूँगा कि आप लोग आ जाए सामने, इधर आ जाओ सारे। अरे आ जाओ, थोड़ा सा मजलिस मालूम होगी ना कि आप लोग हैं, क्योंकि हम लोग बार बार इशारा कर रहे थे तो लोग पब्लिक कह गई किसकी तरफ इशारा हो रहा था। प्लीज आइए आ जाइए। नहीं सब लोग मेल है, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, आ जाइए पीछे प्लीज आ जाए। थोड़ा सा देखे ना कि नवयुवक लोग हैं भाई हम लोगों के साथ, आ जाए भाई मुजाहिदीन, आइए आ जाए आप लोग, आइए। हेजिटेशन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द मैन, मस्ट अवॉइड इट। देखिए इंशाल्लाह ये सारे वो लोग हैं जिनकी बड़ी मेहनत से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, और जो भी बातें हुई सुनने से ज़्यादा देखने से ज़्यादा कोशिश करिएगा उस पर सोचने की कि क्या बातें हुई, जो भी गलतियाँ हुई होंगी आप उसको दरगुजर करने की कोशिश करिएगा, और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उम्मीद है आप सबको ये सेगमेंट जो शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा लगेगा,
और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लास्ट में बस एक शेर, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, नहीं करते परवाह जमीन पे गिर जाने की। थैंक्स, वेरी गुड।